नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछ रहा है रूल नंबर 267 ऑफ द राज्यसभा विच वॉज सीन इन द न्यूज़ परटेन्स टू। आपको बताना है कि राज्यसभा में अभी रूल नंबर 267 काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, तो यह क्या है। ऑप्शंस है ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, ऑप्शन बी सस्पेंशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस, सी पॉइंट ऑफ ऑर्डर और डी स्पेशल मेंशन। देखिए, अभी कई बार हमारे सांसदों को, हमारे एमपी को जो भी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, अगर उनको ब्रीच किया जाता है तो उनके अगेंस्ट में हम ऐसा रूल बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये रूल है। सस्पेंशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस, अगर गृह के अंदर, अगर सदन के भीतर ऐसा कोई माहौल बनाया जाता है कि जहाँ पे नॉर्मल बिजनेस, हमारा बातचीत का जो भी डिबेट होती है वो नहीं कर सकते, तो उसके लिए यह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर यह होता है कि अगर गृह में कोई बिजनेस के रिगार्डिंग बातें चल रही है और कोई एमपी उस पॉइंट में, पर्टिकुलर पॉइंट में कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन करता है, उनको कुछ मुद्दे राइज करने हो, तो यह इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन बता रहे स्पेशल मेंशन, कि अगर मान लो कोई बिल है, कोई ड्राफ्ट है, या फिर कोई भी सदन की कार्यवाही चल रही है, उसमें अगर कुछ प्लस करवाना हो, स्पेशल मेंशन करवाना हो, तो उसके लिए यह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमें जो प्रश्न में पूछा गया है रूल नंबर 267, उसमें ए भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा सस्पेंशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस। ठीक है, तो देखो ये अभी फिलहाल क्यों करंट में था, तो इसके रिगार्डिंग आपको पता होगा कि अभी मणिपुर में कुछ हादसा हो चुका है। उस हादसे के चलते विपक्ष और पक्ष दोनों ने इस हिसाब से गृह में उन्होंने कार्यवाही किया कि गृह चल नहीं सका। हमारा जो सदन था वो सदन को हमें स्टॉप करना पड़ा। तो हमारे जो राज्यसभा के चेयर होते हैं, हालांकि वाइस प्रेसिडेंट वो होते हैं, उन्होंने क्या किया कि रूल नंबर 267 जो कि राज्यसभा को क्या करते हैं, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, उनके लिए रूल नंबर 267 को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो यह इनके रिगार्डिंग था, यह क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है आपको कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में करेक्ट सेंटेंस बताने हैं और यह भी बताना है कि कितने सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, चलो सबसे पहला सेंटेंस, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टास्क विद प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग वुमेन्स राइट्स इन इंडिया। देखिए, यह बोल रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा भैया एक बात बता दो, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो यह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? नहीं बता पाएंगे आपको, बिल्कुल, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो हमारा पहला सेंटेंस हुआ गलत। दूसरा देखते हैं, NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन is responsible for formulating and implementing policies related to women's right। ठीक है, क्या NCW महिलाओं के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसी है उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं और उनको बनाते हैं? नहीं, ये बात भी गलत है, क्योंकि NCW जो है यह सिर्फ फॉर्मुलेटिंग बॉडी है, यह इम्प्लीमेंटिंग बॉडी नहीं है। हमारे जो भी महिला के रिलेटेड कोई एक्ट है उनका इम्प्लीमेंट वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री करवाती है। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा गलत है। तीसरा सेंटेंस, इट हैज़ 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग अ चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स। देखिए यहाँ पे भी ये गलत है, क्योंकि यह 1+3 यानी कि टोटल 4 नहीं है, यहाँ पे आएंगे 1+5 मेंबर। ठीक है, तो तीसरा भी गलत है। हमें पूछा है कितने गलत है, हमें बताना होगा ऑप्शन सी, यानी कि कोई भी सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं उनके बारे में। तो जो हमारा नेशनल कमीशन वुमेन है यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिनकी स्थापना 1992 में हुआ था। ठीक है, और यह क्या करता है, इक्वल एंड जस्टिफाइड लाइवलीहुड
वुमन बाय मेकिंग इट लीगल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यह क्या करता है, यह प्रोवाइड करवाता है महिलाओं के राइट्स के बारे में, ठीक है। लेकिन यह कैसी बॉडी है, यह एक एडवाइस करने वाली बॉडी है, जबकि इम्प्लीमेंट और फॉर्मुलेट करने वाली बॉडी कौन है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, ठीक है। दूसरी चीज़ 1+5 मेंबर इनके कॉम्पोनेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे टोटल आएगा 6, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको पूछ रहा है हीट इंडेक्स के बारे में। चलिए, क्या है हीट इंडेक्स। पहला सेंटेंस, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब हीट है तो हीट के साथ कुछ रिलेट होगा, तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा, द इंडेक्स इज डिवाइडेड इंटू 5 कलर्स कोडेड कैटेगरीज, नहीं भैया यह गलत है, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, ठीक है। देखिए, अगर आप करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तीसरा सेंटेंस, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि उसको IMD के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। पहला सही, तीसरा गलत, तीसरा भी सही, दूसरा गलत, ठीक है। तो टोटल हमें पूछा है कितने सही है, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी कि भैया सिर्फ 2 सही है, ठीक है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। तो आपको जैसे बता दिया कि यह जो हीट इंडेक्स है, ठीक है, यह हीट इंडेक्स आपको प्रोवाइड करवाता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द हाई टेम्परेचर, ठीक है। और इनको यूज़ किया जाता है एज अ इंडिकेशन हमारे डिस्कम्फोर्ट के रिगार्डिंग। अब मान लो आप किसी कमरे में बैठे हो, अगर पंखा या AC बंद हो गया है तो आपके रूम का जो हीट इंडेक्स है, यह हीट इंडेक्स क्या होगा, यह हीट इंडेक्स बढ़ जाएगा। और हीट इंडेक्स जैसे ही बढ़ जाएगा वैसे आपको वहाँ पे क्या लगेगा, डिस्कम्फर्ट लगेगा, ठीक है। आपको यह बात पता होनी चाहिए। अगर कलर कोडिंग के बारे में देख लेते हैं तो यह कुल मिला के 4 में जाता है, एक ग्रीन, दूसरा येलो, तीसरा ऑरेंज और चौथा रेड। इनको जारी किया जाता है IMD के बारे में, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए आज कि IMD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और यह कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। चलिए ये 2 क्वेश्चन आपको मुझे इस सवाल में से बता दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ई सिगारेट के बारे में करेक्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन, ई सिगारेट कैन बी यूज टू डिलीवर ड्रग्स अदर देन निकोटीन इंक्लूडिंग मारिजुआना, हो सकता है। ई सिगारेट्स आर सेफ टू यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज दे डू नॉट हार्म डेवलपिंग फीटस। भैया ई सिगारेट नाम लिखा है और सेफ होने की बात कर रहे हो, वो भी किस में, फीटस में, तो ये तो गलत है, ऑप्शन बी गलत है। तीसरा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी, ई सिगारेट्स एरोसॉल जनरली कंटेन मोर हार्मफुल केमिकल्स देन स्मोक फ्रॉम बर्न टोबैको प्रोडक्ट्स, नहीं भैया, इसीलिए तो ई सिगारेट सक्सेसफुल गया है कि हमारी जो ट्रेडिशनल धुआं वाली सिगारेट होती थी, ठीक है, उससे ज़्यादा ई सिगारेट हमें हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो सी भी गलत साबित हुआ। चौथा देख लेते हैं, ई सिगारेट्स डू नॉट कंटेन निकोटीन मेकिंग देम नॉन एडिक्टिव, नहीं भैया ये बात भी गलत है। ई सिगारेट जो है यह एक एडिक्टिव है और इसमें भी थोड़ा बहुत क्या आता है, निकोटीन आता है, तो डी भी गलत है। पहला ही हमारा सेंटेंस सही है कि ई सिगारेट जो होती है उनको ड्रग्स और ऐसे अलग अलग लेवल के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा होगा सही आंसर, ठीक है। चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भूमि सम्मान अवार्ड, ठीक है। भूमि सम्मान अवार्ड के बारे में क्या पूछा है, आपको करेक्ट पूछा है। द अवार्ड एम्स टू एनकरेज परफॉर्मेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि DILRMP,
ठीक है। चलो आपको बताना है क्या यह प्रोग्राम जो है यह डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आता है यह अवार्ड। तो भैया ये बात तो सही है। दूसरा सेंटेंस, इट इज़ गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नहीं, यहाँ पे गलती कर दिया। देखिए कोई भी स्कीम आती है या कोई भी अवार्ड्स आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री ने वो जारी किया है या कौन सी मिनिस्ट्री उसको देती है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं उसके बारे में कि यह है क्या। ठीक है, यह जो अवार्ड है यह इसीलिए दिया जाता है टू एक्नॉलेज एंड एनकरेज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। देखिए हमारे डिजिटल इंडिया के अंतर्गत गांव में जो भी हमारे लैंड्स होते हैं उनका हार्ड कॉपी के अंतर्गत हम उसको सेव करते हैं। अब ये हार्ड कॉपी को बाहर ढा सकती है, भूकंप आ गया, कहीं चूहा ने खा लिया, तो इससे बचाने के लिए हमें उसको क्या करना है, हमें डिजिटल स्वरूप में भेज देना है। तो इनके रिगार्डिंग अगर किसी ने अच्छा काम किया उनको हम कौन सा सम्मान देते हैं, भूमि सम्मान देते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मध्य प्रदेश को पहला रैंक मिला है इसके बारे में। ठीक है, और यह दिया जाता है रूरल मिनिस्ट्री के द्वारा। चलिए ये थे हमारे आज के करंट वाले सेक्शन। अभी हम आगे जाके देखते हैं स्टैटिक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के पीवाईक्यूज बेस होते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल only with the ratification of the legislature of not less than 1/2 of the states। देखिए आपको यह पूछ रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उनमें से 1/2 स्टेट्स की जो रिक्वायरमेंट है उस कैटेगरी में इन 4 में से कौन से अमेंडमेंट करना पड़ेगा। देखिए 368 के अंतर्गत हमारे पास 2 प्रोसेस है। एक तो आपके पास स्पेशल परमिशन चाहिए यानी कि 2/3 जो भी आपके प्रेजेंट है और 50% प्लस आपकी टोटल जो संख्या है। जैसे कि हम अगर लोकसभा का एग्जांपल ले तो लोकसभा में आपका होगा 50 + 1 273 और अगर जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट आपके है 300 तो आपको चाहिए 200। तो जो भी बढ़ा होगा उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर मान लो वहाँ पे 450 में एमपी हाजिर होंगे तो 450 में से आपको 300 की रिक्वायरमेंट चाहिए। 300 या 273 जो भी बढ़ा हो उसकी ज़रूरत है। तो इस हिसाब से एक पूरा क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो प्रोसीजर हमारे आर्टिकल 368 में है उनके अंतर्गत ऐसा हमें दिया गया है कि भैया ये विशेष बहुमति स्पेशल बहुमति तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में 50% + 1 स्टेट का कैसी नॉर्मल वाली हमें बहुमति चाहिए। ठीक है, तो ऐसा 2 तरीके से हम आर्टिकल 368 यूज़ करके अमेंड कर सकते हैं। तो इनमें से यह वाली जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में यह 4 में से कौन से फिक्स होती है यह आपको बताना है। चलिए यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो सबसे पहले देख लो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो आप देख सकते हो कि अबॉलिशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए भी राज्य की परमिशन चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्लियामेंट के लिए भी आपको परमिशन चाहिए, 7th शेड्यूल जो कि फेडरल लिस्ट के बारे में बताए उनके लिए भी चाहिए। लेकिन अगर किसी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है तो उनके लिए परमिशन चाहिए नहीं। तो जहाँ जहाँ पे भी आपका 4 रहेगा उनको आपको काटना है और सही आंसर ऑप्शन ए आपको मिल जाएगा। चलिए आप बता दीजिए कि भारत में फिलहाल एज ऑन डेट 24 जुलाई
2023 को कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, चलो फिलहाल हम देख लेते हैं, इसका आंसर आएगा 1, 2 और 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, वो अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पेरियर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मनुस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। भैया पहले इतना बड़ा बड़ा पेंटिंग बनाया जाता था, जब एक बंदा आया मुगल में, वो ऐसे छोटे छोटे पेंटिंग बनाने की शुरुआत करता है, तो यह 4 में से वो कौन था, यह आपको पूछ रहा है। क्या यह हुमायूं था, अकबर था, शाहजहां था या जहांगीर था? तो सबको पता होगा कि इस सवाल का सही आंसर आएगा जहांगीर। चलिए आपको पूछ रहे हैं, सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, सत्यशोधक समाज ने क्या ऑर्गेनाइज किया था? पहला सेंटेंस, अ मोमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, अ पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। चलिए आपको बताना है कि इनमें से सत्यशोधक ने क्या किया था। तो सबको पता होगा कि भैया सत्यशोधक समाज जो था यह स्पेशली कास्ट रिलेटेड रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहा था। तो उन्होंने सही आंसर सी के हिसाब से एक एंटी कास्ट मूवमेंट हुआ था, कहाँ पे? महाराष्ट्र में किया था। चलिए आपको बताना है कि इस सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे। Who were the founder of सत्यशोधक समाज। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है यहाँ पे, ही ब्रॉट्स बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली। चलिए आपको बताना है इन चारों में से कोई एक ऐसा बंदा है जिन्होंने बायोग्राफीज लिखी है, किनकी? मेजिनी की, गैरिबाल्डी की, शिवाजी की और श्री कृष्णा की। साथ ही साथ वह बंदा अमेरिका में भी रहा था और यह एक सेंट्रल असेंबली में चुना हुआ भी सदस्य है। क्या वह अरविंद घोष थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे या फिर मोतीलाल नेहरू थे? तो सबको पता होगा, सभी ने यूपीएससी के PYQs किए होंगे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। चलिए चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, Which one of the following statement does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley? आपको बताना है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, उनके रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। तो पहला, टू मिनिमम अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस। जी हाँ, ऐसा तो कुछ किया था कि भैया आर्मी हमारी, पैसा आपका, और कभी भी काम पड़े तो हमें बुला लेना। दूसरा सेंटेंस, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियन डेंजर। हाँ, ये बात भी हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे नेपोलियन का सबको इन्वेजन का भय रहता था कि कहीं नेपोलियन ना आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी एक सब्सिडरी अलायंस के साथ साथ आर्मी को मेंटेन करना ज़रूरी था। तीसरा, टू सिक्योर अ फिक्स इनकम फॉर द कंपनी। अब यूपीएससी बोल रहा है कि भैया लॉर्ड वेलेस्ली को पैसों की कमी नहीं थी, उसके पास जितना चाहे उतना पैसा आता था, तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस जो किया था उनका फोकस फिक्स इनकम पे नहीं था। ठीक है, तो सी हमारा गलत साबित होता है। और लास्ट ऑप्शन बता रहा है कि टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन स्टेट। ये तो सबको करना था कि भाई मेरी रानी जिंदाबाद, मेरी क्वीन के आंखों में मेरा नाम बहुत ही अच्छे तरीके से लिया जाना चाहिए। इसीलिए मैं इंडिया को किसके अंतर्गत लाऊंगा? ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंतर्गत लाऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन सी वाला जो सेंटेंस है वह गलत है और हमें पूछा है डज नॉट अप्लाई। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है टू सिक्योर अ फिक्स इनकम फॉर द कंपनी। चलिए, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आपको यह सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके कोई सुझाव हुए तो भी बताएं। तब तक के लिए मिलते रहेंगे। थैंक यू।